हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र। तो आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड क्लास 12th अकाउंटेंसी का त्रैमासिक पेपर 2025-26 विद सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का ये त्रैमासिक पेपर 8 सितंबर के दिन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक आपको दिया जाएगा 80 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। सबसे पहले निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक में 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल प्रश्न 10 होंगे, प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 23 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक जो प्रश्न होंगे उसमें आपको अथवा वाले प्रश्न भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र के पेपर में सभी प्रश्नों तो बताएंगे, साथ ही साथ इसके माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में कौन से गणित टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक पर आधारित कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का त्रैमासिक पेपर। दोस्तों, यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक में 1-1 अंक दिया जाएगा। पहला है, भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया। ऑप्शन है 1947 में, 1956 में, 1951 में या 1932 में। इसका उत्तर आएगा 1932 में। दूसरा है, ख्याति है। ऑप्शन है एक चल संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, एक मूर्त संपत्ति या एक कृत्रिम संपत्ति। इसका उत्तर आएगा एक स्थायी संपत्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है। ऑप्शन है 10%, 6%, 5% या 8%। उत्तर आएगा 6%। चौथा है, वसूली खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, साझेदारों का खाता या वास्तविक खाता। उत्तर आएगा नाम मात्र का खाता। पांचवा प्रश्न है, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन है 20, 200, 40 या 7। उत्तर आ जाएगा 200। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्न में से किसकी लाभांश की दर अनिश्चित है। ऑप्शन है ऋण पत्रधारी, समता अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी या इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा समता अंशधारी। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर भी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो पहला है, साझेदारी के लिए रिक्त स्थान का विभाजन अनिवार्य नहीं है। दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा पूंजी का विभाजन अनिवार्य नहीं है। दूसरा है, ख्याति पर रिक्त स्थान नहीं लगाया जाता। इसका उत्तर आ जाएगा मूल्य ह्रास नहीं लगाया जाता। तीसरा है, संचय का हस्तांतरण रिक्त स्थान खाते में किया जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा साझेदारों की पूंजी खाते में किया जाता है। चौथा है, वसूली खाते का शेष रिक्त स्थान साझेदारों में बांटा जाता है। इसका उत्तर आ जाएगा लाभ हानि। इसके बाद पांचवा है, रिक्त स्थान कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा समता अंशधारी। इसके बाद में छठवा है, अंश आवंटन खाता रिक्त स्थान खाता होता है। इसका उत्तर आ जाएगा व्यक्तिगत खाता होता है। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको प्रत्येक में 1-1 अंक दिया जाएगा। पहला है, साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है। ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है, लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है, ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता। ये हो जाएगा असत्य। चौथा है, वसूली खाता फर्म के जीवन में अनेक बार बनाया जा सकता है। ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है, अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है। ये हो जाएगा सत्य। छठा है, कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। ये हो जाएगा असत्य। चलिए इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर आपको 7 सही जोड़ियां दी जाएगी। प्रत्येक पर 1-1 अंक मिलेगा। खंड क और खंड ख आप देख सकते हैं। पहला है, साझेदार सामूहिक रूप में। इसका उत्तर आ जाएगा फर्म। दूसरा है, पूंजी खाते का सदैव जमा शेष। ये हो
जाएगा स्थिर पूंजी पद्धति। तीसरा है त्याग अनुपात बराबर, इसका उत्तर आ जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात। चौथा है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, उत्तर आएगा पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट। पांचवा है न्यूनतम अभिदान, इसका उत्तर आएगा निर्गमित राशि का 90% से कम नहीं। छठा है पूर्वाधिकार अंश, इसका उत्तर आएगा पूंजी वापसी की प्राथमिकता। सातवां है संचित पूंजी, इसका उत्तर आएगा केवल समापन पर याचित पूंजी। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 7 प्रश्न होंगे। पहला है फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जा सकता है, इसका उत्तर आएगा साझेदारी संलेख में प्रावधान होने पर। इसके बाद में दूसरा है फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है, इसका उत्तर आ जाएगा साझेदार। इसके बाद तीसरा है कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आ जाएगा स्वनिर्मित ख्याति। इसके बाद चौथा है पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है, इसका उत्तर आ जाएगा नाम मात्र खाता। इसके बाद में पांचवा है जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसी स्थिति जानी जाती है, इसका उत्तर आ जाएगा निवृत्ति। इसके बाद में छठवा है अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है, इसका सही उत्तर आ जाएगा प्रीमियम पर निर्गमन। इसके बाद में सातवां है निर्गमित अंशों से कम के लिए आवेदन पत्र आए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा अल्प अभिदान। दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के प्रश्न, जिसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें आपको कौन से गणित यानी कि मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 स्थिर पूंजी खाता क्या है। अथवा में दिया है फर्म से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 7 है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। अथवा में है साझेदार किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है औसत लाभ से क्या आशय है। अथवा में दिया है ख्याति मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि के सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। अथवा में है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है ए बी और सी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। यदि सी व्यापार से अलग होता है तो ए और बी का नया लाभानुपात क्या होगा। और अथवा में है साझेदार की निवृत्ति से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 11 है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है और लाभ हानि 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा बी और सी ने 2:1 में अनुपात में ले लिया। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। अथवा में दिया है जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 2 समस्याएं बताइए। दोस्तों इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12 जो कि है वसूली खाते से क्या आशय है। अथवा में दिया है फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है बकाया मांग से क्या अभिप्राय है। अथवा में दिया है अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है। प्रश्न क्रमांक 14 है संचित पूंजी क्या है। अथवा में दिया है पार्षद सीमा नियम क्या है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है अंश अधिपत्र से क्या तात्पर्य है। अथवा में दिया है कंपनी शब्द का अर्थ लिखकर कंपनी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है साझेदार के कोई 3 अधिकार लिखिए। अथवा में दिया गया है एक फर्म में साझेदारी संलेख के प्रावधान के अनुसार 10% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज लिया जाता है। 31 दिसंबर को बंद होने वाले वर्ष के दौरान एक साझेदार द्वारा निम्नलिखित राशि आहरित की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई तक 4000, 30 जून तक 10,000, जुलाई 31 4,000, अगस्त 31 12,000, सितंबर 30 4,000। तो यहाँ पर दिया है आहरण पर ब्याज की गणना करें। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 है ख्याति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है सामान्य लाभ और अधिलाभ में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 है वसूली खाते और पुनर्मूल्यांकन खाते में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा है साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है अंशों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया है समता अंश की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है अ ब और स एक फर्म में 5:3:2 में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार है। अ ने स को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है कि उसका लाभ पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज लगाने के पश्चात 22,500 से कम नहीं होगा। साझेदारों की पूंजी क्रमशः 1,20,000, 75,000 और 60,000 थी। वर्ष 2023 में लाभ पूंजी पर ब्याज काटने के पूर्व 1,19,250 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। अथवा में दिया है लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए कोई 4 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है ख्याति उत्पन्न होने के कोई 4 कारण लिखिए। अथवा में है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन दशाओं में होता है समझाइए। प्रश्न क्रमांक 22 है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है। वे 4:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ए फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उस दिन फर्म का चिट्ठा निम्न था। चिट्ठा आप यहाँ पर
देख सकते हैं, जहाँ पर दायित्व, रकम, संपत्तियां और रकम इस प्रकार से नीचे दी गई है। आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या निकालना है। ए के अवकाश ग्रहण करने पर निम्नलिखित समायोजन किए गए हैं। नंबर 1 है देनदारों पर 10% डूबत ऋण संचित किया गया। दूसरा है भूमि और कारखाना 66,000, प्लांट और मशीनरी 80,000, फर्नीचर 3,000, मोटर कार 11,000 और स्टॉक 21,000 पर पुनर्मूल्यांकित किए गए। तीसरा है ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के द्विवर्षीय चक्र पर किया गया। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 35,000, 40,000 और 60,000 थे। पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कीजिए। साथ ही दोस्तों अथवा वाला प्रश्न है, अ, ब और स साझेदार हैं जो लाभों को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 1 लाख रुपए से एक ख्याति खाता विद्यमान है। ब अवकाश ग्रहण करता है और ब के अवकाश ग्रहण करने के दिन ख्याति का मूल्यांकन 90,000 पर किया गया। अ और स ने भविष्य में लाभ समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, अंशधारी और ऋण पत्रधारी में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है, उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र का पेपर हल सहित बताया है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके जो गणित वाले प्रश्न है ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इन प्रश्नों के साथ साथ आपको दूसरे प्रश्नों की भी तैयारी करनी है। फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।